हेलो एवरीवन। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में सीखा था कि इकोनॉमिक सर्वे के कंटेंट को हम कैसे आंसर राइटिंग में यूज करें और जनरल डिबेट्स में। पिछली वीडियो में मैंने आपको क्वेश्चन दिया था, आई होप उसका आंसर आपने लिख के देखा होगा। उसी के कंटेंट कंटिन्यूएशन में ये नेक्स्ट वीडियो है। मेरा नाम है मानसी गोयल। वेलकम टू स्टडी ग्लॉस। लेट्स गेट स्टार्टेड। क्वेश्चन क्या था? व्हाट आर द डेमोग्राफिक एंड बिहेवियरल कंस्ट्रेंट्स दैट वर यूनिक टू इंडिया इन द फेस ऑफ पैंडेमिक। तो सबसे पहले तो क्वेश्चन पढ़ के उसकी डिमांड समझेंगे कि क्वेश्चन पूछना क्या चाह रहा है। इधर ये डेमोग्राफिक और बिहेवियरल कंस्ट्रेंट्स के बारे में बात कर रहा है, जो कि हमें इंडिया स्पेसिफिक लिखने हैं। और पैंडेमिक के समय पे जो डेमोग्राफिक और बिहेवियरल कंस्ट्रेंट्स देखे गए थे, डेमोग्राफिक मतलब कि पॉपुलेशन से रिलेटेड होता है, बिहेवियरल बिहेवियर से रिलेटेड होता है। तो जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था कि हम सबसे पहले अप्रोच सोचेंगे मन ही मन में। अप्रोच को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। आंसर को भी हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन। इंट्रोडक्शन में हम लिखेंगे क्वेश्चन, हम कुछ ऐसा लिखते हैं इंट्रोडक्शन में जिससे एग्जामिनर को लगे कि हाँ, ये क्वेश्चन की डिमांड्स को समझ गया है। या फिर आप उसके कीवर्ड्स लेके उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, या फिर बैकग्राउंड समझा सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैंने यहाँ पे आप लोग पैंडेमिक के बारे में फैक्ट्स हाईलाइट कर सकते हैं, या फिर जो भी चीजें जिसकी वजह से, जो भी स्टेप्स लिए गए थे जिसकी वजह से डेमोग्राफिक और बिहेवियरल कंस्ट्रेंट्स आए थे, वो समझा सकते हैं। फिर बॉडी में हम क्वेश्चन की मेन डिमांड्स को टैकल करेंगे, जो कि पूछ रहा है डेमोग्राफिक और बिहेवियरल कंस्ट्रेंट्स। फिर हम उसका ट्रांजिशन पैराग्राफ लगा के कि सब कुछ खराब ही नहीं है, बहुत कुछ अच्छा भी है, कंक्लूजन लिखेंगे। कंक्लूजन बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक होना चाहिए, जैसे कि मैंने पहले भी बताया था। तो लेट्स गेट स्टार्टेड विद आंसर। तो कोविड पैंडेमिक के टाइम पे बहुत ही कुछ नॉन फार्मास्यूटिकल इंटरवेंशन लिए गए थे। नॉन फार्मास्यूटिकल मतलब जो मेडिसिनल ना हो, मेडिसिन से अलग हो, जैसे कि लॉकडाउन, स्कूल्स का क्लोजर, या फिर बिजनेस वगैरह सब क्लोज कर दिए गए थे। जिस ये क्यों किया गया था? क्योंकि हमें कर्व को फ्लैटन करना था। क्योंकि हमें पैंडेमिक के कर्व को फ्लैटन करना था, ताकि हमें कुछ टाइम मिल सके इस लॉकडाउन के दौरान कि हम हेल्थ और टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को रैंप अप कर सकें, उसको बढ़ा सकें, स्ट्रेंथन कर सकें। तो अब ये जो एमपीआईज वगैरह लिए गए थे या पैंडेमिक के टाइम पे, बहुत ही ज्यादा डेमोग्राफिक और बिहेवियरल कंस्ट्रेंट्स हमको देखने को मिले थे। ऑल्टरनेटिवली आप ये भी यूज कर सकते हैं। ऑल्टरनेटिवली आप इसके क्वेश्चन, इसमें इनोवेशन ला सकते हैं आंसर में। इसमें फ्लो चार्ट भी बना सकते हैं, जैसे कि एनपीआई लिए गए थे, उसकी वजह से बहुत ही बिहेवियरल डेमोग्राफिक कंस्ट्रेंट्स देखने को मिले थे। और बिहेवियर में भी न्यू नॉर्मल देखने को मिला था, जैसे कि मास्क और सैनिटाइजर का यूज, और लोग पब्लिक व्हीकल जो है अवॉइड करने लगे थे, और पर्सनल व्हीकल का यूसेज ज्यादा बढ़ गया था। और आप आंसर में जो है ग्राफ बना के भी दिखा सकते हैं कि देखिए कि विदाउट प्रोटेक्टिव मेजर्स तो इतना कर्व का पीक इतना ज्यादा है, और विद प्रोटेक्टिव मेजर्स इतना कम है कर्व का पीक। तो आप ये भी बना सकते हैं। इससे आंसर में इनोवेशन आएगी और आंसर थोड़ा डिफरेंट लगेगा और आंसर्स के कंपैरिजन में। फिर हम बात करते हैं डेमोग्राफिक कंस्ट्रेंट्स यूनिक टू इंडिया। तो जो डेमोग्राफिक मतलब पॉपुलेशन से रिलेटेड जो कंस्ट्रेंट्स हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि ह्यूज पॉपुलेशन, ये तो सभी को ही पता है, इंडिया इज द सेकेंड हाईएस्ट पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड, विच इज 17.7%। जब भी हम आंसर लिखते हैं या फिर कोई भी पॉइंट लिखते हैं, तो उसको हमेशा स्टैटिस्टिक्स के साथ में स्ट्रेंथन करते हैं, ताकि एग्जामिनर को ये लगे कि हाँ, ये जो है ऊट पटांग नहीं लिख रहा है, इसको लॉजिकली लिख रहा है, रैशनली लिख रहा है, इसको स्टैट्स पता है, या कुछ भी एक्सप्लेनेशन या लॉजिक आप लिख सकते हैं। फिर हाई डेंसिटी पॉपुलेशन। अब हमारे यहाँ ह्यूज पॉपुलेशन ही नहीं है, उसकी डेंसिटी भी काफी ज्यादा है, और हाई डेंसिटी पॉपुलेशन की वजह से जो है पैंडेमिक का स्प्रेड बढ़ जाता है। क्योंकि जितने ज्यादा लोग आसपास होंगे, उतना ज्यादा पैंडेमिक का स्प्रेड बढ़ जाएगा। वही फिर है हाइपर अर्बनाइजेशन।
हाई डेंसिटी पॉपुलेशन का एक वन ऑफ द एग्जाम्पल है हाइपर अर्बनाइजेशन, मतलब कि बहुत तेजी से रैपिडली हमारे देश में जो है अर्बन एरियाज ग्रो कर रहे हैं। क्यों ग्रो कर रहे हैं? क्योंकि रूरल टू अर्बन माइग्रेशन बहुत बढ़ता जा रहा है। इस टाइम इंडिया की अर्बन पॉपुलेशन है 34%, और ये डेटा है यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड अर्बनाइजेशन प्रोस्पेक्ट्स रिपोर्ट्स का, जिसकी वजह से स्लम्स डेवलप हो रही हैं अर्बन एरियाज के स्कर्ट्स में। और ये सब एरियाज जो है बहुत ही कंजेस्टेड एरियाज हैं। जैसे कि धारावी स्लम का उस टाइम पे जब केसेस निकले थे धारावी स्लम में, तो काफी पैनिक हो गया था गवर्नमेंट के अंदर कि इसको कैसे हैंडल करें, क्योंकि काफी कंजेस्टेड एरिया था। फिर एल्डरली पॉपुलेशन भी हमारे यहाँ काफी ज्यादा है। वैसे तो हमारा देश यंगिस्तान है, पर एल्डरली पॉपुलेशन अगर एब्सोल्यूट नंबर में देखें तो काफी ज्यादा है, 104 मिलियन इस टाइम 2011 सेंसस के अनुसार, जो कि ग्रो करेगी 173 मिलियन पॉपुलेशन बाय 2026। तो ये पॉपुलेशन 8.6% है टोटल पॉपुलेशन की। तो आपको ये थोड़े बहुत स्टैट्स ये इजी होता है, ये एकदम याद भी हो जाएंगे, ये ध्यान में रखने हैं, ताकि जब भी आप आंसर लिखे तो इन पॉइंट्स को आप स्ट्रेंथन कर सकें इन स्टैट्स के यूज से। फिर माइग्रेंट पॉपुलेशन, वही इकोनॉमिक सर्वे 2017 के इकोनॉमिक सर्वे में आया था कि माइग्रेंट पॉपुलेशन इस टाइम 9 मिलियन है, जो कि मतलब काफी ज्यादा है। ये माइग्रेंट पॉपुलेशन का पॉइंट हम इसलिए डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि हमने देखा था कि पैंडेमिक के टाइम पे कितनी प्रॉब्लम्स हुई थी उन लोगों को, क्योंकि बिजनेस वगैरह सब बंद हो गए थे, तो उनके लाइवलीहुड अर्न करने का जरिया भी बंद हो गया था, जिसकी वजह से वो चाहते थे कि वो घर पे लौटें, पर कोई पब्लिक कन्वीनियंस कोई कुछ नहीं था उस टाइम पे लॉकडाउन पे। तो उनको काफी परेशानी का सामना करना पड़ा था। जैसे कि ज्योति कुमारी का काफी न्यूज आई थी उस टाइम पे कि वो अपनी साइकिल पे अपने फादर को लेके साथ में लौटी थी और काफी किलोमीटर्स ट्रैवल की थी वो। तो फिर माइग्रेंट पॉपुलेशन के साथ टैबू भी जुड़ गया था कि अरे भाई ये बाहर से आए, ये कहीं बीमारी ना फैला दें। और फिर चांसेस भी बढ़ गए थे, क्योंकि अब जब ट्रैवल करेंगे लोग बाग तो डिजीज के स्प्रेड के चांसेस भी बढ़ जाएंगे। फिर उनको क्वारंटीन फैसिलिटीज प्रोवाइड करने के लिए भी हमको इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह प्रोवाइड करना पड़ा था। फिर नेक्स्ट आते हैं बिहेवियरल कंस्ट्रेंट्स पे। यहाँ पे दोनों कीवर्ड्स मैंने अलग अलग डिस्कस किए हैं, क्योंकि हमको थोड़ा एग्जामिनर को ये रिफ्लेक्ट करना होता है कि हम देखो दोनों कीवर्ड्स टैकल कर रहे हैं अलग अलग, दोनों कीवर्ड्स को इक्वली इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। तो बिहेवियरल कंस्ट्रेंट्स देख लेते हैं। वैल्यू ऑफ टुगेदरनेस, हमारे यहाँ बहुत ही सब चीजें एक साथ मनाते हैं, कोई भी फेस्टिवल हो, कोई भी मैरिज सेरेमनीज हो, कोई भी फंक्शन हो घर का, तो सब लोग एक साथ मनाते हैं। और ऐसा नहीं है कि सुख में ही साथ होते हैं, दुख में भी हम लोग साथ में ही होते हैं, जैसे कि फ्यूनरल्स के टाइम पे। तो ये थोड़ा सा मतलब पैंडेमिक के टाइम पे कंस्ट्रेन हो गया था। फिर सोशल नॉर्म्स, कुछ कुछ हमारे सोशल नॉर्म्स ऐसे हैं जैसे कि पैर छूना बड़ों के, तो इसकी वजह से भी बढ़ जाता है डिसीज का स्प्रेड, क्योंकि ये कंटेजियस डिसीज है जैसे कि सबको पता है। साइको सोशल डिफिकल्टीज हमने देखी थी उस टाइम पे, फ्रस्ट्रेशन, एंजाइटी, स्ट्रेस वगैरह हो गया था बहुत ज्यादा, जिसकी वजह से सुसाइडल अटेम्प्ट्स भी काफी बढ़ गए थे उस टाइम पे। सुशांत सिंह राजपूत का केस तो सभी लोग जानते हैं, और सुशील गौड़ा कन्नड़ एक्टर, बहुत सारे इस टाइप के लोग थे जिन्होंने सुसाइड की थी स्ट्रेस एंजाइटी की वजह से। फिर और भी बिहेवियरल कंस्ट्रेन है, जैसे क्लीनलीनेस और हाइजीन की कमी, जिसकी वजह से स्वच्छ भारत मिशन लॉन्च हुआ था, या फिर स्ट्रीट फूड खाने की हैबिट, ये सब। पर ऐसा नहीं है कि सब कुछ डार्क ही है, बहुत कुछ पॉजिटिव चीजें भी देखी गई लोगों के बिहेवियर में। जैसे कि जब जनता कर्फ्यू लगा था, प्रधानमंत्री ने बोला था कि आप लोग एक दिन के लिए घरों के अंदर रहें वॉलंटरीली, मतलब अपनी इच्छा से ही रहें, कोई आपको फोर्स नहीं कर रहा है। तब खुद ही हमारे देश के लोग खुद ही घरों के अंदर कन्फाइन हो गए थे ताकि डिसीज का स्प्रेड ना फैले। तो ऐसा नहीं है कि सब कुछ खराब ही है, बहुत कुछ अच्छा भी है, हम लोग खुद ही स्टेप ले लेते हैं। और आज देख भी रहे हैं कि हम लोग सक्सेसफुल भी हो रहे हैं इस चीज में, इस पैंडेमिक से लड़ने में। तो हम कुछ कुछ सॉल्यूशंस प्रोवाइड करना चाहिए हमको आंसर में। जैसे कि हमें जो है एटीट्यूड चेंज करना पड़ेगा लोगों का। कैसे? वो कैसे करेंगे? हम परसुएड कर सकते हैं लोगों को, या इमोशनल अपील
कर सकते हैं कि भाई अगर आप सच्चे देशभक्त हो तो फिर थोड़ा घरों में रुकें, आप रेस्पॉन्सिबल हैं अपने घर के लोगों के लिए, तो बीमारी को ना लाएं घर में। ये सब, ये इमोशनल अपील की गई थी, परसुएड किया गया था। जैसे कॉलर ट्यून वगैरह बदल दी गई थी। अमिताभ बच्चन की कॉलर ट्यून थी, दवाई नहीं तो कोई, जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं, इस टाइप से। तो ये सब परसुएशन की अप्रोच थी, एटीट्यूड चेंज करने की। फिर हमको सबसे पहले तो ये काम करना चाहिए कि हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रेंथन करना चाहिए, हॉस्पिटल्स वगैरह बना के उसमें बेड वगैरह प्रोवाइड करके। फिर हमें वर्क फ्रॉम होम, स्कूल फ्रॉम होम के ये जो नए नए कॉन्सेप्ट्स आए उसको स्ट्रेंथन करना चाहिए। ये अब आजकल तो नॉर्मल ही हो गया है, ये न्यू नॉर्मल की तरह ट्रीट किया जा रहा है। फिर हाइजीनिक प्रैक्टिसेस, वो तो बेसिक्स हैं, वो तो हमको अडॉप्ट ही करनी चाहिए, जैसे वॉशिंग हैंड्स, सैनिटाइजर यूज कर सकते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग प्रैक्टिस कर सकते हैं। फिर जैसे कि मैंने पहले भी बताया था कि कंक्लूजन बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक होना चाहिए। तो ये हमारे देश के लोगों की भागीदारी है कि हम एक तरीके से मीडियम और लॉन्ग टर्म में हम लोग लाइव्स को भी बचा पाएं और लाइवलीहुड्स को भी बचा पाएं। तो फिर सितंबर के पीक आने के बाद से डिक्लाइनिंग केसेस देखे गए हैं डिस्पाइट इंक्रीजिंग मोबिलिटी। लॉकडाउन खत्म होने के बाद भी हमने डिक्लाइनिंग केसेस देखे हैं। तो ये था डिस्कशन इकोनॉमिक सर्वे का आंसर राइटिंग में। थैंक यू।